कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और इसका उपयोग हमें कैसे करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और कंजप्शन ना करने के कारण कई तरह के जो है वो सोशल, इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो है वो बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय भी दी, जिसमें जो है वो महात्मा गांधी एक महत्वपूर्ण थे और उनका कहना था कि हमारे पास सफिशिएंट रिसोर्सेज है जिससे हम ह्यूमन नीड्स की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ग्रीडी लोगों के डिमांड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं हैं, यानी उनके लोभ लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज नहीं हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है वो हमें रिसोर्सेज के कंजर्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैंड रिसोर्सेज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लैंड जो है एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है और ह्यूमन बींग्स के सारी एक्टिविटीज़ जो है वो इसी लैंड पे संपन्न होती है। कई तरह के वेजिटेशंस डेवलप्ड होते हैं, ह्यूमन लाइफ इसी पे रन करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इसके द्वारा संपन्न की जाती है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सारे जो है वो लैंड रिसोर्सेज के ही अंतर्गत आते हैं। लैंड रिसोर्सेज को जो है वो कई हिस्सों में बांटा जाता है, जिसमें अगर हम लैंड की बात करें तो सबसे पहले जो है वो प्लेन, माउंटेन्स और प्लेट्यू, यानी हमारे अर्थ पे मौजूद जितने भी लैंड्स हैं उनको हम इन 3 कैटेगरीज में जो है वो बांट सकते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है लैंड यूटिलाइजेशंस। लैंड यूटिलाइजेशंस की अगर हम बात करें तो कहने का मतलब है कि लैंड को हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले लैंड पे फॉरेस्ट मौजूद होता है, तो फॉरेस्ट के पर्पज़ से यूटिलाइजेशन हो रहा है। लैंड का जो है वो कल्टीवेशंस के पर्पज़ से इस्तेमाल होता है। कुछ लैंड ऐसे हैं जिनका उपयोग कल्टीवेशन के पर्पज़ से नहीं होता है, जिसमें बैरन और वेस्ट लैंड यानी बंजर भूमि हो गई। कुछ ऐसे भी लैंड हैं जिसका हम प्रयोग कल्टीवेशंस के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए नहीं करते। जिन ज़मीनों पे बिल्डिंग बनी हुई है, रोड्स बने हुए हैं, फैक्ट्रीज बनी हैं, उन ज़मीनों का इस्तेमाल जो है वह हम एग्रीकल्चर्स के पर्पज़ से नहीं करते हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट आता है कई तरह के मिसलेनियस यूजेस के पर्पज़ से जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कहीं बहुत कम अमाउंट में ट्रीज़ होते हैं, इक्का दुक्का ट्रीज़ डेवलप्ड होते हैं, छोटी मोटी बागवानी होती है, ये सारे जो है वो मिसलेनियस यूज़ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी वैसी ज़मीनें भी हैं जो कल्चरेबल पर्पज़ से इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन एग्रीकल्चर के पर्पज़ से नहीं। जैसे कि कहीं मंदिर मस्जिद बने हुए हैं तो उन जगहों पर खेती का कार्य नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है फैलो लैंड। फैलो लैंड कहने का मतलब होता है परती ज़मीन। परती ज़मीन कहने का मतलब कि वह ज़मीन जहाँ किसी तरह का इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो खाली पड़ी हुई है, कोई यूजेज नहीं है, तो वैसी ज़मीनों को जो है हम फैलो लैंड कहते हैं। इसी के अंतर्गत एक और तरह का आता है जिसको हम करेंट फैलो लैंड कहते हैं। करेंट फैलो लैंड कहने का मतलब होता है वैसे ज़मीन जो साल के कुछ दिनों में खेती की जाए और कुछ दिनों में खेती नहीं की जाए। जैसे कि जो है वो सीजनल क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कि रबी क्रॉप्स की खेती कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप की खेती नहीं कर रहे हैं, या खरीफ की कर रहे हैं रबी की नहीं कर रहे हैं, तो वैसी ज़मीनों का जहां इस्तेमाल एक बार साल में हो रहा है उसे ही हम करेंट फैलो लैंड कहते हैं। इसी के अंतर्गत जो है वो कुछ अदर फैलो लैंड आते हैं जो 5 से 7 साल तक कंटिन्यू जो है वो खेती नहीं की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चरल सिस्टम डेवलप नहीं है और उसके बाद जो है वो वहाँ पर एग्रीकल्चर्स का काम 5 साल 7 साल के लिए डिले किया जाता है। ऐसी ज़मीनों को जो है वो हम लोग करेंट फॉलो लैंड मोर देन जो है वो 1 to 5 ईयर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया कहने का मतलब वैसी ज़मीन जहाँ पर 1 एग्रीकल्चरल ईयर में कम से कम एक से ज़्यादा बार जो है वो खेती की जाए, वैसी ज़मीनों को जो है वो हम लोग नेट सोन एरिया के अंतर्गत रखते हैं।